ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और अब जो इजरायली सेना है, उनके रक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीज फायर का उल्लंघन है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू थे, उन्होंने कहा धन्यवाद देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और हम चाहते हैं कि अब शांति रहे, क्योंकि हमने जो पाना था वो पा लिया। मेरे साथी प्रकाश भाई हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, और अगर ईरान नहीं मान रहा है तो अब इजराइल क्या करेगा, और इजराइल के जो जवाबी हमले होंगे वो किस तरह के होंगे। प्रकाश भाई थोड़ा बताइए कि अब क्या होने वाला है। दर्शकों देखिए, एक 70s के दौर में हुआ था, बहुत छोटा शॉर्ट टर्म युद्ध था जिसमें मिडिल ईस्ट के कई सारे देश, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब मिलकर के इन्होंने इजराइल पर अटैक किया था। बहुत थोड़े समय का वॉर था, एक आध हफ्ते का वॉर था, वो भी इजराइल जीत गया था। इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने 12 डे वॉर का नाम दिया है। और आप यकीन करिए, मैं जीत हार के चक्कर में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा, मैं जब आपसे पूछूंगा कि क्या ईरान के पास वो लिस्ट है जिसमें वो कह सके कि जी हमने इतने सारे इजरायली जो मोसाद के स्पाइस थे, या फिर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को जो लोग डील करते हैं, जो इजरायली एयरफोर्स का चीफ है या नेवी का चीफ है या थल सेना का चीफ है, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या वो नाम और वो लिस्ट दे सकता है ईरान? नहीं दे सकता है। क्या वो ईरान ये बता सकता है कि उसने इजराइल के अंदर इन मिलिट्री बेसिस पर, इन नेवी बेसिस पर या एयरफोर्स के बेसिस पर हमने इजराइल के निशाना बनाया? आप नहीं दे सकते हैं। आपके पास, आपने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी में क्या दिखाया है कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो हम इजराइल में कहीं भी दाग सकते हैं। लेकिन आप जो दाग रहे हो, आप क्या दाग रहे हो? आपने स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया है, आपने निश्चित तौर पर मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, लेकिन वहां क्या कोई था? खाली था। देखिए, जीत हार बिल्डिंग गिराने से नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इजराइल ये बता रहा है कि हमने इतने सारे आपके मिलिट्री कमांडर्स, या फिर यूं कहें जो आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अब इनके लिस्ट दे रहा है, जैसे राहुल भाई ये देखिए, और आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको जाके बंकर में रहना पड़ रहा है, लगातार बंकर से सरकार चलानी पड़ रही है। जीत हार छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ऐसे ही लिस्ट ईरान भी जारी कर देता कि ये लोग हैं, हमने निपटा दिए हैं। आपके पास नहीं है तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो इजराइल का सिस्टम है, जो इजराइल का इंटेलिजेंस है, वो ईरान के सिस्टम में किस कदर पेनिट्रेट है, उसको हर बात की जानकारी है, उसको सब कुछ पता है। और डर का आलम ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ये चाहते हैं कि उनके, अब ये मान चुके हैं कि मेरी जिंदगी भी बहुत दिनों की है नहीं, तो उनको ये लगता है कि मेरे रहते वो लोग तय हो जाएं कि मेरे बाद ईरान को कौन संभालेगा। क्योंकि हुआ ये कि अगर कोई चीफ ऑफ स्टाफ को मोसाद या इजरायली फोर्सेस ने निपटाया, 2 दिनों बाद ईरान ने तय किया कि हाँ जी, ये अब नया हमारा इजरायली फोर्स का, माफ करिएगा, ईरानी फोर्सेस को अब देखेंगे, वो आदमी फिर 2 दिन बाद एलिमिनेट कर दिया गया। तो मतलब इस तरह का सिस्टम अगर है, एक व्यक्ति जो अभी 24 घंटे पहले धमकी दे रहा है इजराइल को, अगले 24 घंटे के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जिस चीज का नाम, जिस बला का नाम मोसाद है जी, वो किस कदर तक ईरानियन सिस्टम के अंदर इंजेक्ट है, उनको आपके बारे में सब पता है। आपने जरूर इजरायली एयर डिफेंस को चकमा दिया है, आयरन डोम फेल हुआ है, ये सब इजरायली सोचेंगे, लेकिन जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इजरायलियों के पास है दिखाने को, भाई उन्होंने आपके न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, उन्होंने, आपने जो ये फोर्डो हो या नातांज या इस्फहान, इसके अलावा और भी तेहरान के अंदर जो आपके न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया। आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, बहुत मुश्किल तक वहां पहुंचे थे जहां 9-10 बम आप बना सकते थे, लेकिन अब आप फिर अपने परमाणु कार्यक्रम में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत पीछे जा चुके हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो सालों की मेहनत आपकी थी, अब फिर सालों की मेहनत करिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो हेड हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, अगर उसी को मार दिया जा रहा है, तो आप ये समझो एक पूरी की पूरी व्यवस्था खराब हो गई, वो व्यवस्था फिर से बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये हम दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं, कौन हारा कौन जीता। लेकिन देखिए, बड़ी बात इसमें एक हो जाती है ना, एक बड़ी बहस सोशल मीडिया पर, देखिए एक युद्ध सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर भरपूर कोशिशें की, लेकिन जो परमाणु भंडार था ईरान का, उसको नुकसान नहीं पहुंचा,
क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो भाई कम से कम जो कहा जाता है कि भूकंप के झटके वहां महसूस किए जाते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनका ऐसा कहना है कि या तो पहले ही जो परमाणु केंद्र थे, जो भंडार थे, वहां से उनको हटा लिया गया, या फिर बताया जाता है कि 50 मीटर की वो मारक क्षमता थी उन बॉम्ब्स की, लेकिन उन्होंने 100 से 150 मीटर नीचे छुपाया हुआ है। ये आम लोगों के जहन में सवाल बने हुए हैं और लोग ये लगातार जानना चाहते हैं। अभी भी एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, झूठे वादे कर रहे हैं, ट्रंप झूठी बातें कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं किसी के दावों पर मत जाइए, किसी बात पे मत जाइए। आपने कहा कि अब हम अमेरिका को जवाब देंगे। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने आपके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने खुल के, और उन्होंने किससे निशाना बनाया? B-2 बॉम्बर्स। देखिए, अगर सामान्य ज्ञान अच्छा है, अगर आपकी सामान्य इंटेलिजेंस अच्छी है, बढ़िया है, तो एक सिंपल चीज समझ लीजिए, इस हथियार का जवाब दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं, किसी भी देश के पास नहीं है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, हम हो, कोई भी देश जो मिलिट्रीली बहुत कैपेबल है, इसका जवाब नहीं है। ईरान के पास तो एयरफोर्स के नाम पर है जीरो। ईरानियों पर जब से प्रतिबंध लगा वो कभी एयरफोर्स बना ही नहीं पाए। ईरान के लिए अगर अमेरिका B-2 बॉम्बर निकालता है, ये एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग ये तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, रुक जाओ। और रुका ईरान। ईरान ने, अब आप ये बताइए, आपके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ, आपने कहा हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, अमेरिका को जवाब मिलेगा, अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। आप ये बताइए राहुल भाई, ये तमाम एयर बेसेस हैं और मिलिट्री साइट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। दर्शकों, ये जो साइट्स, हम थोड़ा राहुल भाई उधर हो जाएंगे, दिख जाएगा। ये अगर सब नंबर्स आप जोड़ लें, ऊपर टर्की से लेकर सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, उसके बाद कतर, यूएई और ओमान, अगर आप इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो ये नंबर करीब करीब 50,000 का होता है। अब आपने कहा कि जी हम छोड़ेंगे नहीं न्यूक्लियर साइट जिनको निशाना बनाया गया। आपने क्या किया? आपने कहा यहां कतर में आपने मारा है, 14 मिसाइल फायर हुए, 13 हवा में मार गिराए गए। अब ये नैरेटिव वॉर है। आपने केवल मिसाइल फायर इसीलिए किया अमेरिका की बेसिस पर कि आपको आपके लोगों को जवाब देना है, आपको आपके लोगों को बताना है कि देखिए हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वहां कोई अमेरिकी मच्छर या अमेरिकी खटमल मरा है? किसी तरह के ठीक वैसा ही जैसा कि हमने देखा जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। पाकिस्तान ने कहा कि हमने ये कर दिया, हमने एयर बेसेस खराब कर दिए। मतलब वो इस तरह के तमाम ऐसे दावे किए गए कि देखिए हमने भारत का ये एयरबेस उसको नुकसान पहुंचाया, हमने इसको, श्रीनगर हो चाहे भुज हो। और वहां जाकर के जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दिया पूरी दुनिया को कि भाई देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं और मेरा जो जेट है वो यहाँ पर उतर रहा है, इसका मतलब है कि सब कुछ सुरक्षित है। S-400 के लेके आ गया, राफेल के लेके आ गया, सब कुछ पीछे खड़ा करके पूरी दुनिया को ये संदेश दिया। और ये बड़ी बात थी कि जो 12 में से 11 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह हुए, अब सेम टू सेम वही सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। ये सोशल मीडिया का जो वॉर है, देखिए एक बड़ा वर्ग है जो लगातार ये दावे कर रहा है कि भाई ईरान की ये बहुत बड़ी जीत है। और ईरान भाई, ये वो वर्ग है जो हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ, मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूँ। आप इनसे ये पूछो कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ के हिंदुस्तान में यहाँ सोशल मीडिया पे मिसाइल दाग रहे हो रेगुलर, वो मिसाइल कहीं गिर रही है, उसका कोई असर है? आप इनसे पूछो कि वो चाहे यहाँ अमेरिकी बेसिस क्यों है कतर में, यूएई में अमेरिकी बेसिस क्यों है, ओमान में क्यों है, यहाँ बहरीन में क्यों है, सऊदी अरबिया में क्यों है, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सीरिया क्यों है? भाई सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ अमेरिकियों ने, वो सारे कौन से देश हैं? मुस्लिम देशों में अमेरिकी बेसिस हैं। जब ईरान अपने यहां से बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो आपको क्या लगता है एयर डिफेंस यूनिट केवल इजराइल की एक्टिव होती है? एयर डिफेंस यूनिट इराक की भी एक्टिव होती है, जॉर्डन की भी एक्टिव होती है, कुवैत की भी एक्टिव होती है। वो सब मिलकर के बचाते हैं इजराइल को। वो चुपचाप बैठे हैं। सऊदी अरबिया चुपचाप बैठा है। सऊदी अरबिया तो नहीं कह रहा कि ईरान जीत रहा है, ईरान ने बहुत अच्छा किया। कुवैत नहीं कह रहा है कि बहुत बढ़िया लड़ रहे हो, जॉर्डन नहीं कह रहा बहुत बढ़िया लड़ रहे हो। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ के यहाँ नेतागिरी चमका रहे हो। एक बूढ़े के साथ इनकी तस्वीर लगा करके सब 85 साल का चैंपियन, ये चैंपियन पिछले कई दिनों से बंकर में बैठा हुआ है। इसके देश की हालत जो है, आप इन लोगों से पूछो, ये जिस ईरान के लिए आज प्राण त्यागने तैयार हैं, क्या इनको पता है कि 70 से पहले ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बेहतरीन दोस्त थे, आना जाना रहना सहना सब हो रहा था।
वो जो इस्लामिक क्रांति हुई 76 में, उसके बाद सब कुछ बदल गया। इनकी सरकार आती है और उसके बाद सब कुछ बदलता है। तो हमेशा से इजराइल ईरान दुश्मन नहीं थे, एक वक्त में दोस्त भी थे। इनसे ये पूछो कि जिस देश का मिलिट्री कमांडर मारा जाए, जिस देश का सैन्य चीफ मार दिया जाए, जिस देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड मार दिया जाता है, जिस देश का सुप्रीम लीडर बंकर में बैठा हुआ है, वो देश युद्ध जीत रहा है। मतलब ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते। भारत पाकिस्तान एक ही देश पहले हुआ करते थे, पाकिस्तान का फिर अलग जन्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान के जो इरादे थे और पाकिस्तान के जो वो एक करतूत उनको कह लीजिए जिस तरह की रही है, बार बार जिस तरीके के उन्होंने ये ऐसे प्रयास किए हैं कि भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाया जाए। वही जैसा कि प्रकाश भाई आप कह रहे हैं कि पहले इजराइल और ईरान के भी ऐसे ही रिश्ते थे, लेकिन वो इस्लामिक क्रांति वहां पर होना, लोगों में वो कट्टरवादी सोच का पैदा होना, ठीक वैसा ही पाकिस्तान में हमने देखा। लेकिन समस्या इस बात से है कि भले ही वो पाकिस्तान हो, भले ही वो दूसरे ऐसे कोई मुस्लिम देश हो, अब देखिए इस युद्ध में हमने क्या देखा कि ईरान के साथ में कौन सा मुस्लिम देश खड़ा था? अब केवल एक बताइए, पाकिस्तान को छोड़ करके। अरे वो और भी उसके नहीं, बाद में वो भी जब नहीं। मुनीर को बुलाया अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहां पर बिठा करके, उसको पता नहीं देखे क्या समझाया होगा क्या नहीं, वो दोनों के भीतर की बात है। उसके बाद में नोबेल के लिए उनको नॉमिनेशन करना, ये सब कुछ चीजें पूरी दुनिया नहीं जान आप रही है ये क्या? बताओ दोस्तों की 57 मुस्लिम देश हैं हमारे यहाँ, जो लोग 24/7 कह रहे हैं कि जी बहुत तगड़ा ईरान ने बहुत मजा चखा दिया। आप ये बताओ, ईरान अभी जितना भी बर्बाद हुआ, उसके न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद हुए, राजधानी पर हमले हुए, उसको उसको बचाने के लिए या उसको फिर से उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन सा देश मदद करेगा? इजराइल अगर 1 साल में जितनी तबाही हुई है फिर से बन के खड़ा हो जाएगा। ईरान को कितने साल लगेंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने में जितनी तबाही हुई है? जिस न्यूक्लियर साइट्स को बनाने में सालों लग गए होंगे कि जमीन के नीचे बनाते हैं, केवल वहां का मलबा हटाने में अगले 25 साल जाएंगे ईरान को। 25 साल। ये इतना मलबा है कि जैसे गाजा के बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि गाजा में इजरायली बमबारी में इतना मलबा है और बारूद का ढेर है कि अगले 100 साल तक अगर यूएन मिशन के 1000 ट्रक लगेंगे वो मलबा हटाने में, तो अगले 100 साल में भी गाजा का मलबा ठीक से नहीं हटा पाएंगे। इतना मलबा है और इतना बारूद भरा है इजराइल में। अब आप ये समझो कि मैं फिर क्या कह रहा था कि कुछ चीजें बस होती हैं। जैसे जब हमने बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव था कि उसको जवाबी कार्रवाई करनी है। तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, उसने जो हमारा एयर स्पेस है भारत का, वो आए और जब उनको लगे कि ऊपर तो सुखोइस घूम रहे हैं, वो बर्बाद कर देंगे, एयर डिफेंस यूनिट्स ऑलरेडी तैनात है, वो बॉर्डर पर से ही वापस यूटर्न हुए। उन्होंने क्या किया, जो भी मिसाइल विसाइल लेके आए थे, बम बारूद कहीं किसी जंगल में गिरा, कहीं बाहर गिरा। क्यों? थॉट प्रोसेस ये था कि वो जम्मू हेडक्वार्टर कश्मीर और बाकी हेडक्वार्टर्स पर बम गिराएंगे, लेकिन उनको घुसने ही नहीं दिया गया। बाद में केवल अपने लोगों को बताने के लिए कि जी हम क्या बताएंगे, वो जो भी मिसाइल बम लेकर के आए थे वो रास्ते में कहीं जंगल में कहीं रोड पर गिरा करके वापस चले गए। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो जंग जीत गए। अभी भी यही हाल है। जिस देश के 13 एयर बेसेस तबाह हो जाए, जिस देश में किराना हेल्थ की कहानी बाहर आ जाए, आपके अमेरिकी एसेट्स बर्बाद हो रहे हैं, उस देश का देश बार बार कह रहा है कि जी हम जीत गए। तो जीत गए तो आपके कौम के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, जैसा कि हमने देखा कि वहां के जो सेनापति हैं खुद को ही अपने आप से प्रमोट कर लिया। हम लोग कह रहे थे ना एक बात कि भाई जैसे पाकिस्तान के एयरबेसेस तबाह हो गए, तो दुनिया में सैटेलाइट इमेज आ रहे थे, लोग जारी कर रहे थे कि हाँ जी नूर खान एयरबेस है, ये एयरबेस है, ये तबाह हुए। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ किया होता बिल्कुल तो ऑब्वियसली, ना बिल्कुल ऐसा। हमारी सेना चाहे हमारे डीजीएमओस की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उन्होंने आकर के साफ साफ ये बताया कि भाई देखिए सबूत मांगने वाले लोग हैं, ये रहे सबूत, दिखाया हमने ये जो एयरबेस हैं वो तबाह किए हैं, वो सैटेलाइट्स की तस्वीरें थी। ऐसी तस्वीर क्या पाकिस्तान एक बार भी दिखा पाया जैसे कि आप बता रहे हैं? और वो बिल्कुल इसलिए सही साबित होता है क्योंकि अगर वहां के मंत्री से ये बात पूछने कि भाई आपके पास में क्या सबूत है, सोशल मीडिया। यही मैं कह रहा हूं कि जो ईरान कह रहा है कि इजराइल को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम जवाब देंगे। जवाब होता कि इराक में मारते, कुवैत में मारते, एक साथ जो 10 बेसेस हैं, 12 बेसेस अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उन सबको निशाना बनाते। कैपेबिलिटी थी आपके पास, लेकिन हिम्मत नहीं। तो नहीं हुई हिम्मत। सोशल मीडिया पर ये रात में मिसाइल छोड़ने से, क्योंकि रात में के विजुअल अच्छे लगते हैं, हाँ। विजुअल बड़ा बढ़िया लगता है, लोग कहते हैं अरे देखिए क्या तगड़ा मिसाइल मारा, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है?
दूसरा, अमेरिका हो या भारत हो, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी तरह का नुकसान होगा तो आप छुपा नहीं सकते हो, मतलब ही नहीं, आपको बताना पड़ेगा। एक मच्छर भी नहीं मरा है वहां पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दिखावे की कार्रवाई थी जो की गई। बाद में हुआ ये, ट्रंप साहब ने कहा सुनो, तुमको मिसाइल मारना है, 5 मिसाइल मारो, मेरी तरफ कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक आदमी का नुकसान नहीं होगा, हाँ लेकिन इसके बाद तुमको सीज फायर करना है। तो हाँ जी ठीक है, सीज फायर के लिए बैठ जाए। इसमें हुआ ये, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होगी ईरान की, वहां लोग शांत हो गए होंगे, अरे वाह क्या बात है, हमने अमेरिका को भी जवाब दे दिया। लेकिन जवाब में आपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हासिल किए? क्योंकि इसमें ईरान, इजराइल के पास और अमेरिका के पास दिखाने को बहुत कुछ है। ईरान के पास खुद को बचाने के और इसके कि हमने कोई शेयर मार्केट का बिल्डिंग गिरा दिया, कोई हॉस्पिटल गिरा दिया, तेहरान में कोई बिल्डिंग गिर गई या तेहरान के किसी मोहल्ले में गिर गया, इसके अलावा कुछ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नहीं है। हमास और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा था, हालांकि इजराइल ही हमास का नुकसान कर रहा था, लेकिन उसके बीच में हम देख रहे हैं एकदम से ही ये मन बनाया इजराइल ने कि भाई ईरान के ऊपर हमला करना है और जो उनके परमाणु केंद्र हैं उनको नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में किसी भी मुस्लिम देश के पास में परमाणु शक्ति रहे। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जिस दौर की ये बात की जा रही है, लगभग 1980 1970 के दशक की बातें, उस दौरान जब परमाणु बना रहा था पाकिस्तान, तो इजराइल ने यह कहा था कि भाई हम, अगर आप हमारा साथ दें तो हम इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने केवल इतना कहा कि बस हमारे जो फाइटर जेट्स आएंगे उनको आप यहां भारत में जब वो पहुंचे तो उनमें तेल भरवा देना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और वो जो एक ठेस मान लीजिए जो लगी इजराइल को, वो आज तक चली आ रही है। और एक दिमाग में एक बात होती है ना कि भाई नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अभी जैसे आप बात करें कि हमास हमास यहाँ ऑपरेट करता है गाजा स्ट्रिप पे, और जो हिजबुल्लाह की बात आपने की, हिजबुल्लाह यहाँ ऑपरेट करता है लेबनान में। लेबनान में हिजबुल्लाह हो या गाजा में हमास हो या हुतीज हो, जिनको यमन से ऑपरेट जो लोग करते हैं, इन सबको ईरान पैसा, हथियार, लॉजिस्टिक सब कुछ देता है। लेकिन मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में जब ये बवाल हुआ और ईरान ये चाह रहा था कि इधर से लेबनान से ये इंगेज करें इनको, इसराइलीज को, तो फिर हिजबुल्लाह ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो ताकत अब बची नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल का ऑपरेशन जो गाजा में है, हमास लगभग खत्म हो गया है। और यहाँ तो कई सुप्रीम लीडर्स मार दिए, नसरुल्लाह हो, नसरुल्लाह के बाद जो चुना गया उसको मार दिया। इसीलिए आपको ये समझ, अच्छा ये प्रॉक्सीज क्या करते हैं? ईरान जिस जगह पर है मिडिल ईस्ट में, आस पड़ोस जितने भी देश हैं उनमें से कोई भी उनका दोस्त नहीं है। दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सबको सुपर पावर बनना है। कतर को लगता है कि हम सुपर पावर हैं, सऊदी अरबिया को लगता है कि हम खलीफा हैं, इजिप्ट को लगता है हमसे बड़ा नेता कौन है। इस बीच में ईरान इसीलिए अलग थलग है। ये तमाम देश जो है राहुल भाई सुन्नी है और शिया देश है ईरान। इसी कारण से वो समर्थन नहीं जुटा पाता। तो ईरान के पास एक रास्ता है कि वो प्रॉक्सीज को समर्थन देता है, पैसा देता है और उनसे इजराइल को इंगेज करता है। लेकिन अभी उन प्रॉक्सीज ने भी ईरान का साथ देने से मना कर दिया। ईरानियंस की एक कसम है, जो मौजूदा रिजीम है खामनेई की, उनकी कसम है कि यहूदी और यहूदियों की जमीन जैसी कोई चीज इस धरती पर नहीं होनी चाहिए। और ये आक्रामकता के साथ जो लोग बोलते हैं दुनिया में, उसमें बहुत सारे और भी मुस्लिम देश हैं, लेकिन जिस तरह से खुले में आकर और एकदम बोल्डली जो इस बात की वकालत करता है वो ईरान करता है। दूसरा, वहां जिस तरह की रिजीम है, उस कट्टरपंथी रिजीम से भी इजराइल को ये लगता है कि उस पर जो है मतलब बंदिश लगाना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों से तो 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, बहुत सारे देशों से संबंध स्थापित हुए, दूतावास खोले गए, बिजनेस भी होता है। लेकिन ईरान से जो है, ईरान से इजराइल के संबंध, वो तब के बाद से जो ये नया रिजीम है, इसके आने से वो नॉर्मल हो नहीं रहा है। कारण ये है कि वो मान के चल रहे हैं कि आप होने ही नहीं चाहिए। अरे भाई, दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, यहूदियों का देश एक ही है, लेकिन उस एक देश पर सवाल ऐसा है कि ये नहीं होने चाहिए। अब नहीं कैसे होगा? नहीं तब होगा जो ईरान का थॉट प्रोसेस है कि जिस दिन हम न्यूक्लियर पावर हो गए उस दिन नहीं होने देंगे। तो वही न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं है ईरान के पास, और यही कारण है कि इजराइल चाहे मिडिल ईस्ट में जहां चाहे, वो चाहे सीरिया में चाहे, वो चाहे इराक में चाहे, वो चाहे लेबनान में चाहे, या और भी किसी हिस्से में, वो जब चाहे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देता है, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है।
अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो जाता तो क्या इस आसानी से तो अमेरिका या इजराइल इसके परिणाम कुछ अलग ही अलग होते और इतनी बिल्कुल। आसानी से आप मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करते ईरान के अंदर। इसीलिए आपको ये समझना अब पड़ेगा देखिए- कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इजराइल हो या अमेरिका कभी पूरा नहीं होने देगा। नेतन्याहू ने कहा कि भाई स्वागत है, लेकिन अब ये जो हमले ईरान के द्वारा इजराइल पर हो रहे हैं और जो इजरायली सेना वो लगातार ये कह रही है कि अब हम बख्शेंगे नहीं और करारा जवाब दिया जाएगा। ये बार बार इस तरह की बातें जो अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, वो सीज फायर का दावा करते हैं, इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं, कर चुके हैं। लेकिन अब इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है, ईरान जो उसने किया, इजराइल तो कह रहा है कि भाई हम जवाबी हमला करेंगे, आगे क्या होगा? अगर इजराइल ईरान के ऊपर अब हमला करता है तो क्या ईरान उस स्थिति में है कि वो इजराइल पर फिर से प्रहार कर सके? और उसका अगर ऐसा वो करता है, उसका क्या जवाब होगा? वो भले ही अमेरिका के द्वारा हो या फिर इजराइल के द्वारा। एक चीज समझिए, इजराइल और ईरान की सरहदें तो आपस में मिलती नहीं है। लड़ाई होगी तो एयर पावर की होगी। एयर पावर में भी अगर देखें तो एयरफोर्स नाम की जो चीज होती है, जिस चिड़िया का नाम एयरफोर्स है, आप ईरानियंस को देखेंगे तो उनके पास एयरफोर्स है ही नहीं। मतलब उड़ने को कुछ प्लेन्स हैं, लेकिन इजरायली सुपर पावर और सुपर माइट देखेंगे, उनके पास F-35 है, उनके पास F-15 ईगल है, उनके पास F-16 फाल्कन प्लेन्स है। तो ये 4th जनरेशन 5th जनरेशन के फाइटर जेट वो उड़ा रहे हैं। आज भी 70s के प्लेन्स हैं जो ईरानियंस के पास हैं। कुछ हैं जो सोवियत रूस के दिए हुए प्लेन्स हैं, लेकिन वो भी Su-24 वगैरह है। उससे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हाँ, जो इस बीच में प्रतिबंध के बाद से जो ईरान ने डेवलप किया है वो है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी। लेकिन वो भी आप 12 दिन की लड़ाई में उसमें भी तो कुछ लूज ही किया है आपने। वो चला चुके हैं। दुनिया की अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 3000 का स्टॉक है ईरान के पास। उन 3000 में से मुझे लगता है 600-700 खर्च कर चुके हैं। तो अब जो है ये लड़ाई कितना लंबा आप खींचना चाहते हो ये आप देख लो। दूसरा, भविष्य में भी आपको लड़ना है। अभी जो मुझे लगता है, जैसे आप ये कहोगे कि अगर भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो पहले क्या होता था? पहले होता था पाकिस्तान आपके शहर दर शहर आतंकी ब्लास्ट करता था, आप उनको डोजियर देते थे। इस बार आपने वो कहानी बदल दी है। आपने उनको ये बताया कि देख, अगर दिल्ली में कुछ होगा, अगर जम्मू में कुछ होगा और कश्मीर में कुछ होगा या कहीं और कुछ होगा तो मार पड़ेगी कहां? मार पड़ेगी इस्लामाबाद में, मार पड़ेगी कराची में, मार पड़ेगी लाहौर में। आपने मतलब खेल के नियम बदल दिए और आपने ये बता दिया कि देख भाई, अब युद्ध का मैदान तुम्हारा देश होगा, तुम वहीं लड़ना, हम खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो आपने खेल के नियम बदल दिए। इसमें नुकसान ज्यादा पाकिस्तान का है, रिस्क भी ज्यादा पाकिस्तान का है। और ये तब है जब आपने ये कहा कि ये, जबकि कहा जाता है कि भाई न्यूक्लियर डिटरेंस है पाकिस्तान के पास। लेकिन एक बात ये समझिए कि जब आपने पहली गलती की और गलती करने वाला जब पिटता है तो चाहे उसके पास हथियार कुछ भी हो, वो इस्तेमाल करने में संकोच करता है। और हमारे पास भी न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर है मतलब बराबर हो गया। जहां तक बात है, हमने बार बार कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और हमारी सरकार ने कहा कि ये नॉन एस्केलेटरी है, हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अगर चाहता है तो पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा कराची में, लाहौर में, इधर उधर। इसीलिए आप ये देखो, जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान के बीच है वो भी कुछ कुछ उसी तरह का है कि अगर इजराइल को ये लग रहा है कि आप परमाणु संयंत्र में परमाणु बम बना रहे हो तो ईरान वो किसी और देश के लिए तो बना नहीं रहा है। सीधा निशाना उसका इजराइल है, पहला निशाना इजराइल है। और इस खतरे को भांपते हुए अगर इजराइल को ये लग रहा है कि हमको उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए तो वो कर रहा है। अब सवाल है कि हमारे यहाँ जो नीति निर्धारक बैठे हुए थे 70s 80s में, उनको कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि पाकिस्तान जैसा देश कभी न्यूक्लियर पावर होना ही नहीं चाहिए? जिस देश के पास खाने को अनाज नहीं है, जिस देश के पास बिजली पानी नहीं है, वो देश न्यूक्लियर बम लिए बैठा है। और सबसे बड़ा संकट इस तरह के देशों के साथ ये है कि ये जितनी सरकार और सेना से नहीं चलते हैं, उतनी ज्यादा कट्टरपंथी संगठनों से चलते हैं। आप ये फर्ज करो कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार किसी आतंकी संगठन के लग गया, या ईरान का न्यूक्लियर हथियार कल को हमास या हिजबुल्लाह के हाथ लग गया, तो फिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसीलिए बड़ा खतरा ये है कि इस तरह के देशों को एक मेजर कंसर्न जो है वो वाकई कंसर्न भी है। मान लीजिए दुनिया में कुछ देश चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, तो उसके बेस में डिबेट यही है
कि भाई ये लोग प्रॉक्सीज के सहारे लोगों को लड़वा रहे हैं, आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ भी इस तरह के हथियार, मेजर हथियार, न्यूक्लियर हथियार अगर इस तरह के आतंकी संगठनों को लग जाते हैं तो वो इसका इस्तेमाल किस कदर लेकिन करेंगे, यहाँ इसका सबसे बड़ा सवाल तो देखिए कि ये भी है ना कि हम सब जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके परिणाम कैसे होंगे। वो चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच की बात हो, वो चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच की बात हो। देखिए, इजराइल कभी नहीं चाहता कि दुनिया में कोई देश और खासकर कोई मुस्लिम देश उसके पास में परमाणु शक्ति हो, और यही वो कारण है कि उसने पहले ही इस बात को लेकर के चेताया था। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान से कोई दिक्कत अमेरिका को नहीं है, तो फिर ईरान से इतनी दिक्कत क्यों है? और अब यहां सवाल एक और इसमें यह भी जुड़ जाता है, क्या देखिए, पाकिस्तान को जरूरत अमेरिका की भी है, चीन की भी है, और यही सवाल ईरान को लेकर के है। अगर ये अब युद्ध अगर बढ़ता है तो इसमें जैसे कि उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि भाई चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, वो ईरान के साथ में उतर सकते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? ये अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। देखिए, इस्लामिक कंट्री ईरान भी है, इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान भी है। ये इतनी फजीहत जो हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति की, अब लोग उन सवालों भरी निगाहों से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। राहुल भाई देखिए, एक बहुत सिंपल चीज है, बहुत हमारे यहाँ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त थे, अब क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो, आज की जियो पॉलिटिक्स में जो सही जियो पॉलिटिक्स है वो यही है कि किसी बात में आपके देश का क्या फायदा है। न दोस्त परमानेंट है, न दुश्मन परमानेंट है। संभव है कि जो यहाँ दुश्मन है किसी और जगह उस दुश्मन की मदद लेनी पड़ जाए। हमने आज तक तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन हम तालिबान के साथ निगोशिएट कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको मैं सिंपल कह रहा हूं कि जहां तक कूटनीति का सवाल है, जियोपॉलिटिक्स का सवाल है, उसमें कुछ मत देखिए कि अमेरिका ने क्या कह दिया, रूस ने क्या कह दिया, अरे ये तो हमारा दोस्त था अब ये ऐसा बोल रहा। नहीं, आप ये देखो कि किसी बात में आपके देश का क्या फायदा है, बस इतना ही देखना है। और इससे ज्यादा हमको देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के जियोपॉलिटिक्स में हर देश यही देख रहा है कि उसका क्या फायदा है। अमेरिका का फायदा अगर पाकिस्तान के साथ है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा फायदा किसके साथ जाने में। फिर हम ये पकड़ के नहीं बैठ सकते कि अरे अमेरिका तो हमारा दोस्त था, अमेरिका की प्राथमिकता पाकिस्तान है। नहीं, मतलब नहीं है। अगर अमेरिका ने अपना चुना है तो आपकी भी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। हर देश अपने लिहाज से यही कर रहा है। जहां तक आप कह रहे हैं कि दो दो मुस्लिम कंट्री है दोनों, और ईरान के पास नहीं होने दे रहे, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स जितने भी हैं वो सब अमेरिका का ही दिया हुआ है। ये जो कहानी है कि इसने वहां से चोरी हो गया, अब्दुल कादिर वहां से लेकर के चले आए, ये सब तो कहने कहानी की बात है। आज भी जब जो कुछ हुआ किराना हिल्स में, जिसकी चर्चा बहुत कम है, आज अमेरिका न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाता है तो दुनिया में चर्चा हो रही है कि जी हमने 3-3 न्यूक्लियर साइट। अरे उस देश के पास परमाणु बम था ही नहीं, वो बनाने की कोशिश कर रहा था। हमने उनको मारा जिनके पास है। कहीं आपने चर्चा सुनी? चर्चा इसीलिए नहीं सुनी क्योंकि सारा माल अमेरिका का है। और अमेरिकी मीडिया कह ले या वर्ल्ड मीडिया कह ले, वो नैरेटिव कौन चलाता है? वो नैरेटिव चलाता है यूएस। तो उसकी चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सेट किए? बिल्कुल किए। आपने उनके एयरबेसेस को तबाह किया। आपकी नेवी के निशाने पर उनका कराची का बंदरगाह था, और पाकिस्तान ने कहा कि हम बैठना चाहते हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन का जहां तक सवाल है, वो 24/7 अमेरिका ने दुनिया की निगरानी में। और जब भी कुछ ऐसा होगा तो आपने क्या किया? आपने किराना में जो किया, आपको लगेगा कल को कुछ और करना होगा तो किया जा सकता है। और यही वो बड़ा कारण है कि उसके बाद से लेकर के अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये परमाणु की गीदड़ भभकी भारत अब नहीं सहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है दर्शकों, और ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आपकी ताकत कितनी बड़ी है, आपके पास में जो सैन्य शक्ति है वो कितनी बड़ी है, और ये अभी के वर्तमान समय में एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, उस पर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में ये देखने को हमें फिर से मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि देश की सेना ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो वो इसलिए रुका क्योंकि इजराइल को कुछ करना था ईरान में,
और जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं नेतन्याहू कि हमारे जो निशाने थे, हमें जो कुछ हासिल करना था, हम कर चुके। अब क्या करेगा ईरान, उसके बाद में कैसा जवाब देगा इजराइल और अमेरिका, वो देखना दिलचस्प रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।